Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. The previous lecture of ancient Indian history, we will discuss about मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल and मध्य पाषाण काल. Now before wasting our time, we will discuss about नव पाषाण काल. इस समय उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 6 माह में बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें प्रमुखतः यूपी SSC PET के फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं, जिसके सिलेबस में हिस्ट्री भी है. तो वहाँ भी ये लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे. और यूपी PCS और यूपी PSC सचिवालय RO के भी फॉर्म्स फिलअप किए जा चुके हैं. संभवतः वो भी एग्ज़ाम्स नए कैलेंडर में घोषित कर दिए जाएंगे. तो इनके लिए हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एंशिएंट हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर. नव पाषाण काल. नव पाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था. इन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई. बाद में डी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया. और माइल्स वर्किट ने इस बात पर जोर दिया कि निम्नलिखित विशिष्ट विशेषकों को नवपाषाण संस्कृति माना जाना चाहिए. इसमें कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना और साथ ही साथ मृद भांड बनाना. नवपाषाण काल की संकल्पना में कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है और एक आधुनिक अध्ययन में उल्लेखित किया गया है कि नवपाषाण शब्द उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक होना चाहिए जब यहाँ रहने वालों ने अनाज उगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की विश्वस्त पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर टिककर जीवन बिताना आरंभ कर दिया था. फिर भी घर्षित पत्थर के औजार नवपाषाण संस्कृति की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता है. वनस्पति कृषिकरण और पशुओं के पलने से एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत हुई. साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई. इसके अतिरिक्त प्रकृति पर और अधिक नियंत्रण और प्राकृतिक साधनों का दोहन हुआ. विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत माना गया है 7000 ईसा पूर्व से. खेती पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लोरालाई और जोब नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है. किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा धुंडई, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़ जो कच्छी मैदान में स्थित है, ये पुरातात्विक स्थलों से 7000 से 5000 ईसा पूर्व के समय का साक्ष्य मिलता है, जिससे पता चलता है कि मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व में बसने शुरू हो गए थे. खेती और पशुपालन के प्रादुर्भाव के साथ धर्म और समाज के क्षेत्रों में उन कर्मों से संबंधित अन्य आचार व्यवहारों का भी विकास हुआ. उदाहरणार्थ अगर हम दें तो जैसे हमें मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन, आत्मा के देहांतरण और पुनर्जन्म चक्र के संबंध में विश्वास जैसी नई अवधारणाओं के उदय देखने को मिलते हैं. स्थायी बसाव के फलस्वरूप नई दस्तकारियों जैसे मृदभांड बनाने की कला का विकास हुआ. यद्यपि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी, परंतु इस काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया. भारत में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि का पालन किया जाने लगा. घोड़ा पालन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है. पूर्व में मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों और छालों का प्रयोग करता था, परंतु
इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका के प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वस्त्रों को रंगने की शुरुआत हो गई थी। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अग्नि के उपयोग से भोजन पकाए जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। अग्नि ने अंधकार में प्रकाश फैलाया। शरीर में ऊर्जा का संचार भी अग्नि के कारण संपन्न हुआ। नवपाषाण युग के अंतिम दौर में धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई। तांबा सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा। इसी कारण यह काल ताम्र काल कहलाया। मनोरंजन के साधनों में नृत्य, गाना, आखेट प्रमुख रहा। भीमबेटका के चित्र लोगों में इस कला के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो इस काल में अंत्येष्टि संस्कार के निम्नलिखित रूप हैं, जिसमें शिष्ट समाधि। इसमें एक आयताकार खाई को चारों ओर पाषाण से संदूक की आकृति बनाकर मृतात्मा की अस्थियां रखी जाती थीं। अस्थियों के साथ हथियार, औजार और आभूषण आदि रखे जाते थे। समाधि में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जा सकती थीं। ब्रह्मगिरी के उत्खनन में ऐसे अवशेष देखने को मिले हैं। पुद्दुकोटा शिष्ट समाधि में कुछ परिवर्तन, बीच में एक छेद वाला पत्थर रखकर किया गया। पिट सर्कल ग्रेनाइट पत्थरों से 8 से 12 फीट का वृत्त, जिसकी गहराई 6 से 8 फीट होती थी। संभवतः शुरू में लकड़ी की अर्थी पर शव रखा जाता था। शव के गल जाने पर अस्थियां एकत्र कर समाधि में रखी जाती थी। अस्थियों के साथ आभूषण, मृदभांड आदि उपलब्ध हुए हैं। ब्रह्मगिरी जो कि मैसूर में है, इसके उत्खनन से ही ऐसी समाधियों के अवशेष मिलते हैं। कैनर्स कर्ल पाषाणों से निर्मित समाधि में अस्थि पात्र और भस्म पात्र रखे जाने की परंपरा थी। इस प्रकार की समाधियां चेन्नई के चिंगल क्षेत्र में देखी गई है। कुछ अवधि पूर्व के उत्खननों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि सर्वप्रथम नील नदी घाटी मिस्र के गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू हुआ। लगभग 12,500 ईस्वी के अवशेष दक्षिण मिस्र में आसवान डैम के उत्तर में थोड़ी दूर पर स्थित वाडी कुब्बानिया में किए गए उत्खनन से प्राप्त किए गए हैं। गेहूं और जौ का उत्पादन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुब्बानिया से लगभग 60 किमी दूर कोम अम्बो से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एसना के पास स्थलों से प्राप्त अवशेष से भी ऐसे ही तथ्यों की पुष्टि होती है। इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय शुरू नहीं हुआ था, अतः अनाज उत्पादन का कार्य पहले प्रारंभ हुआ। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि कुब्बानिया के अवशेष यह नहीं दर्शाते कि गेहूँ स्वतः स्वाभाविक रूप से पैदा हो रहा है, अर्थात प्राप्त अवशेषों की कृषक क्षेत्र में उपस्थित उत्पादन का प्रतीक है। प्रारंभ से ही पेरी महोदय कृषि तकनीक को मिस्र की देन मानते हैं, जबकि रूसी विद्वान वैबिलोव कृषि तकनीक का उदय अफगानिस्तान अथवा उत्तर पश्चिम चीन मानते हैं। पश्चिम एशिया अर्थात फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान के कुछ क्षेत्र में 9वीं 8वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लोगों ने अनाज उत्पादन शुरू कर दिया था। उत्तर सीरिया में यूफ्रेट्स नदी पर आबू हरेरा का उत्तर, इसी दिन पर दक्षिण तुर्की में सुवेर्दे में स्थायी कृषि समुदाय की पुष्टि होती है। फिलिस्तीन के जेरिको में 8500 ईस्वी पूर्व से 7500 ईस्वी पूर्व के बीच एक बस्ती में अनाज उत्पादन के संकेत मिलते हैं। उत्खनन से जेरिको के चतुर्दिक 2 मीटर चौड़ी पत्थर की दीवार और गोल मीनारों के अवशेष मिले हैं। यह किले बंदी का संसार में प्रारंभिक साक्ष्य माना गया है। दक्षिण तुर्की स्थित ह्यूक नामक बस्ती में गेहूं, जौ, मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं। संभवतः भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पाला जाता था। उत्खनन में मकान की दीवारों पर बिना सिर के मानव शवों को निगलते गिद्ध के चित्र, फूटती ज्वालामुखी आदि के अंकन देखने गए। यहाँ से पाषाण कुठार, मृदभांड, हड्डियों के औजार और लकड़ी के कटोरे भी पाए गए। इराक में 6500 ईस्वी पूर्व के बीच के साक्ष्य जार्मो नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में मकानों में आंगन, कई कमरे होना इस तथ्य को इंगित करता है कि यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं थी। भेड़ बकरी पालन और कृषि द्वारा जीवकोपार्जन के संकेत मिले हैं।
भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो विद्वानों ने प्राप्त स्थलों के आधार पर नवपाषाण संस्कृतियों को मोटे तौर में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया है। पहला है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पुराविदों ने ऐसी गुफाएं खोजी हैं जहां लोगों द्वारा 7000 ईस्वी पूर्व में भेड़ और बकरियां पाली जाती थीं। यहीं से गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ यह क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन से पता चलता है कि इस क्षेत्र का पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। मेहरगढ़ से तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यहाँ नवपाषाण काल के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन अवशेष ऊपरी स्तरों से प्राप्त हुआ है। यहाँ के नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रारंभिक चरण में मृदभांड अनुपस्थित थे। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 खेती की किस्में किए जाने के संकेत मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में लोग रहते थे। संभवतः आवासीय परिसर में भंडारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। प्राप्त औजारों में प्रस्तर, कुठार, घर्षण पाषाण आदि प्रमुख हैं। मेहरगढ़ के द्वितीय काल से गेहूं, जौ, अंगूर और कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। पुराविदों का अनुमान है कि हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती की तकनीक मेहरगढ़ के पूर्वजों से ग्रहण की होगी। मेहरगढ़ से प्राप्त इस साक्ष्य के कारण इस सिद्धांत को संशोधित करना पड़ेगा कि कृषि और पशुओं को पालने का कार्य भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पश्चिम एशिया से फैला। दूसरा जो क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे भौगोलिक क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति में तो है उत्तरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर प्रांत में स्थित 2 महत्वपूर्ण स्थल बुरजाहोम और गुफ कराल का उल्लेख किया जाता है। कश्मीर घाटी में ग्राम बस्तियों का लगभग 2500 ईस्वी पूर्व आविर्भाव हुआ। बुरजाहोम के बारे में चर्चा करते हैं। इसका साहित्यिक अर्थ जन्म स्थान है। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने की। डी के थापर ने इस संस्कृति के मध्य पाषाणी खाद्य संग्राहक और नवपाषाणी खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था अर्थात 2 स्तरों का अध्ययन किया है। प्रथम में शिकारी संग्रहकर्ताओं के स्क्रैपर, हार्पून, छेद्रक, सुइयाँ, कुल्हाड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। यहाँ नवपाषाण कालीन लोग एक झील के किनारे गर्तवासों में रहते थे। गर्तवासों का मतलब गर्त होम भी कह सकते हैं। वे शिकार और मछली पर जीते थे। दूसरी अवस्था में मिट्टी के ईंटों के बड़े घरों में रहने का पता चला है। खेती का भी अनुमान किया गया है। एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से प्राप्त तांबे के वाणाग्र धातु के इस्तेमाल को इंगित करते हैं। पुराविदों की मान्यता है कि बुरजाहोम से प्राप्त सामग्री का स्वाद खांडी के सराय खोला और घाली गई के साथ सादृश्य रहा है। गुफ कराल की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा है। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक निवास के 3 चरणों का पता चला है। प्रारंभिक चरण में हमें मृदभांड रहित गर्तावास देखने को मिलते हैं, परंतु बाद के 2 चरणों में अनगढ़ किस्म के धूसर मृदभांडों का इस्तेमाल किया जाने लगा और इन चरणों में बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार मिलते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करें नवपाषाण काल में तो मध्यवर्ती क्षेत्र होगा। हमने चर्चा कर ली है। प्रथम क्षेत्र था 6 क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दूसरा उत्तरी क्षेत्र जिसमें कश्मीर के बुरजाहोम और गुफ कराल। अब हम तीसरे क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र की चर्चा करेंगे। मध्यवर्ती नवपाषाणिक संस्कृति की जानकारी गंगा घाटी और विंध्य पर्वत के पठारी क्षेत्र में स्थित स्थलों से होती है। कुलडीहवा और महगरा या महगड़ा जिसको बोलते हैं और चौपानी मांडो इस भाग के महत्वपूर्ण स्थल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराविदों ने इसका उत्खनन करवाया था। कुलडीहवा की बात करें तो बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कुलडीहवा स्थित है। यहाँ 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोह युग देखे गए हैं। यहाँ के उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिला। इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइव होगा।
कि चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य स्थल किसको माना जाता है, तो कुलडीहवा। महगरा की बात करें तो गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के निकट महगरा के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। पशुओं में गाय, बैल, हिरण और मछली की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की गुड़ियाँ भी मिली हैं। यहाँ से धान के अलावा जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक पशु बाड़ा भी प्राप्त हुआ है, जिससे कि प्रमाणित होता है कि पशुओं को एक निर्धारित स्थान पर पाला जाता था। चौपानी मांडो की बात करें तो इलाहाबाद के पास स्थित इस स्थल में पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के 3 चरणों का पता चला है। यहाँ मध्य पाषाण कालीन स्तर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, साझा चूल्हे, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो के मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पूर्वी क्षेत्र। मध्य पूर्व में चिरांद, चेचर, सिनुआर, तारादी और उड़ीसा के कुचाई और उत्तर पूर्वी भाग में दावोजली घाटी मुख्य स्थल है। चिरांद की चर्चा करते हैं। बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नव पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुरजाहोम को छोड़कर अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नव पाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले जितने कि चिरांद से। 1962-63 में प्रोफेसर V.K. सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हिरणों की सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। यहाँ के मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। दावोजली हडिंग की बात करें तो उत्तर पूर्व में असम के चितग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का पता चलता है। गुवाहाटी के पास सारूतारू में की गई खुदाइयों से संबंधित आदिम कुल्हाड़ियों यानी सेल्ट जिसको आप बोलते हैं और गोलाकार मूठ वाले कुठारों के साथ अनगढ़ रज्जू या करंड अधिक से अंकित मृदभांड मिले हैं। कुचाई की चर्चा करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई में मध्य पाषाणिक स्तर और नव पाषाणिक स्तर प्राप्त हुए। 5वें बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें हम इस युग के तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे हम चर्चा करते हैं। इसे मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। बागौर बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा से 25 किमी दूरी पर यह स्थल स्थित है। यह मध्य पाषाणिक, ताम्रयुगीन तथा लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र और L.S. लेसनी के निर्देशन में 1967 से 69 के बीच उत्खनन करवाया गया। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का वागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बालाथल की चर्चा करें तो उदयपुर से 42 किमी दक्षिण पूर्व बल्लभनगर तहसील से यह स्थल स्थित है। 1993 में इस स्थल का उत्खनन प्रोफेसर B.N. मिश्र के निर्देशन में करवाया गया। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों की सादृश्यता हड़प्पा स्थल से प्राप्त मृदभांडों से की जाती है। प्राप्त ताम्र औजारों पर भी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नवपाषाण काल से यह हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधि केंद्र था। इस स्थल पर लगभग 22 स्तर देखे गए। मिट्टी के साँड़ की उपलब्धि हड़प्पा से प्राप्त वृषभ मृदाओं का स्मरण कराते हैं। विद्वतों की मान्यता है कि यहाँ के लोगों ने ताम्र संस्कृति से लौह सभ्यता तक इस स्थल को आबाद रखा। उत्खनन में प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियाँ अंकित हैं। गणेश्वर की चर्चा करें तो सीकर जिले के नीम का थाना के निकट काटली नदी के किनारे यह स्थल स्थित है। यहाँ से बड़ी संख्या में ताम्र औजार प्राप्त हुए हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो हड़प्पा को तांबा इसी क्षेत्र से जाता था। यहाँ से लगभग 4000 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। आखिरी क्षेत्र की अगर चर्चा करें, छठे क्षेत्र की, तो दक्षिण भारत की मैं चर्चा करूँगा। दक्षिण भारत में उन्नत आखेट अर्थव्यवस्था चरण से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था चरण के संक्रामक की समस्या अभी तक स्पष्ट रूप से हल नहीं की जा सकी। नवपाषाणकालीन बस्तियां पहाड़ी और शुष्क दक्कन पठार पर पाई गई। ये बस्तियां खास तौर से कुछ क्षेत्रों में फली फूली, जहां सामान्यतः वर्षा प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले उत्खनित स्थल
में कर्नाटक के मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिपलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और तक्कलकोट, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनकोंडा और पलावी। दक्षिण के नवपाषाण काल का समय 2600 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। पुरातत्वविदों ने दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। सबसे प्रारंभिक चरण के साक्ष्य संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा में मिलते हैं। नागार्जुनकोंडा में प्राप्त आवासों के धुंधले चिन्ह, लेपित बाहरी सतहों वाले अपरिष्कृत हस्त निर्मित पीले रक्ताभ, भूरे मृतभांड, चकमक के फलक और घर्षित पत्थर के औजारों से प्रदर्शित होता है कि लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान था। संभवतः वे जानवर नहीं पालते थे। इस चरण का तिथि निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व अथवा इससे पहले किया जा सकता है। चरण 2 में चरण 1 के लक्षण तो जारी रहे, बल्कि मृदभांड मुख्यतः लाल रंग की बनावट के थे, तथापि मणिकारी कला और पशुपालन नए लक्षण। अब सूक्ष्म पत्थर स्फटिक क्रिस्टलों के बनने लगे थे। चरण 3 में लगभग 1900 ईस्वी पूर्व धूसर भांड प्रमुख हैं। चरण 2 के लाल भांड और लघु फलक उद्योग इस चरण में भी जारी रहे। विभिन्न प्रकार के नवपाषाण औजार भी इस चरण में पाए जाते हैं। ये इस बात का संकेत देते हैं कि खेती का कार्य अधिक किया जा रहा था और भोजन संग्रह और आखेट की अब गौण भूमिका रह गई थी। बाद के दोनों चरणों की विशेषता नागार्जुनकोंडा में आवास गर्तों से लक्षित होती है, जिनकी छतों को संभालने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया गया था। अन्य स्थलों पर नरकुल और मिट्टी के मकानों के अवशेष भी मिले हैं। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलों में मिलेट की फसल थी। मिलेट का मतलब होता है रागी, जिसको आप अपनी भाषा में रागी बोलते हैं। उसको प्रागैतिहासिक काल में मिलेट के नाम से जाना जाता था। यह गरीबों के भोजन और मवेशियों के चारे में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अतिरिक्त गेहूँ, कुल्थी, मूंग और खजूर भी उगाई जाती थी। प्रचुर मात्रा में मवेशी और अन्य प्रकार की खाद्य वस्तुओं के संकेत मिलते हैं। ये नवपाषाण कालीन लोगों की स्थानबद्ध कृषि और पशुचारण व्यवस्था थी। कार्बन डेटिंग के आधार पर दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का तिथि निर्धारण 9000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया। उतनूर, कोडेक्कल और कुप्पकल जैसे नवपाषाण स्थलों के पास राख के अनेक टीले मिले हैं। इनमें से कूट बस्तियों से दूर जंगलों में भी मिले हैं। सुझाया गया है कि ये राख के टीले नवपाषाण कालीन मवेशी बाणों के स्थल थे। समय समय पर इकट्ठा हो गया गोबर या तो किसी संस्कार के रूप में अथवा दुर्घटनावश जलता रहा। अपेक्षाकृत अधिक दूरस्थ स्थलों पर पाए गए राख के ढेर इस बात का संकेत देते हैं कि लोग कुछ खास मौसमों में जंगल के पशुचारण स्थलों पर चले जाया करते थे। अंततः हम कह सकते हैं कि नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कृषि, पशुपालन तथा धातु विज्ञान की प्रगति है। आखेट और संग्रहण की कृषि तकनीक की ओर अग्रसर होना एक क्रांतिकारी कदम था। इस युग में हर स्तर पर परिष्कार आया, जिससे व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर कीजिए। कामटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स का प्रसार प्रचार करिए। कामटेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। नित्य नियमित कामटेरिया इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट को चलाने का भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसमें 2 सीरीज़ चालू हो चुकी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन मेडिवल हिस्ट्री। उसके साथ ही साथ मैंने इंडियन सोशियोलॉजी और उत्तर प्रदेश की सिलेबस के हिसाब से पीजीटी सोशियोलॉजी और जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी के सारे एक लेक्चर्स को कंप्लीट करा दिया है। उसके साथ ही मेरी एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसका नाम है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, कल विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर था, तो मैंने देखा कि कई लोग पर्यावरण दिवस के दिन जागरूक होकर ही फ़ोटो वगैरह लगा देते हैं, लेकिन आपको किंचित भी एक दिन की जागरूकता नहीं,
अपितु पूरे वर्ष और जीवन भर में ये संकल्प लीजिए कि हम एक पौधरोपण जरूर करेंगे जो कि भविष्य में आपको अधिक से अधिक ऑक्सीजन देगी। तो ऑक्सीजन का संचार और नियमित प्रसार के लिए आप एक वृक्ष जरूर लगाएं। कामटेरिया आपसे एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेता है। वैक्सीनेशन जरूर से कराएं और सी-टेट की वैधता 2011 से लेके अभी तक जितने भी लोगों ने पास की है 7 वर्ष से हटाकर आजीवन करने का प्रस्ताव रख दिया गया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो जो भी साथी सी-टेट क्वालिफाई हों, अब उनको आगे सी-टेट देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। उनके सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन कर दी गई है, बड़ी खुशी की बात है। और टीचर परीक्षा से संबंधित जो भी परीक्षार्थी हों वो इस खबर से काफ़ी प्रसन्नशील होंगे। तो कामटेरिया नित्य नियमित बहुत ही आकर्षक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेके आएगा। भारत का कोई भी कंपटीशन हो जहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे संग्रह यहाँ किए जा रहे हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के जितने भी क्विजेज़ मैं प्रारंभ किया हूँ उसमें 5 से 10 क्वेश्चंस की बहुत ही सटीक और सुव्यवस्थित सटीक मैंने क्विजेज़ बनाई हैं, जिसमें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन रखा है। उसको आप नियमित अवलोकन करते रहें। 2 से 3 क्विजेज़ बराबर मैं 2-3 दिन के अंतर पे डालता रहता हूँ, तो उसका भी लाभ लें। कामटेरिया पर नित्य नियमित बने रहें, चैनल का प्रसार करते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों तक चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में कंसर्न PDF को डाउनलोड करना ना भूलें। कामटेरिया चैनल पे बने रहने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।